हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन का एपिसोड 14, नॉर्बर्ट द नॉर्वेजियन रिजबैक। पिछले एपिसोड 13 में हमने जाना था कि आखिर निकोलस फ्लेमल कौन है और फिलोसोफर्स स्टोन का राज क्या है। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने आखिरकार उस पत्थर के पीछे छुपी सच्चाई को खोज निकाला था जो वोल्डेमॉर्ट को अमर बना सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी महसूस किया कि यह सिर्फ एक जादुई रहस्य नहीं, बल्कि पूरे जादुई संसार की सुरक्षा का मामला है। लेकिन दोस्तों, हॉगवर्ट्स में रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। एपिसोड 14 में कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब सामने आने वाला है एक ऐसा जादुई जीव जो खतरनाक भी है और रहस्यमय भी। हैग्रिड के गहरे राज और हैरी की नई चुनौतियां इस एपिसोड को और भी दिलचस्प बना देती हैं। तो आइए चलते हैं हॉगवर्ट्स की ओर और जानते हैं नॉर्बर्ट द नॉर्वेजियन रिजबैक की अनोखी कहानी। क्विरल शायद उतने डरपोक नहीं थे जितना सबने सोचा था। आने वाले हफ्तों में वो और भी ज्यादा पीले और कमजोर तो दिखने लगे थे, लेकिन अभी तक टूटे नहीं थे। हर बार जब भी हैरी, रॉन और हरमाइनी तीसरी मंजिल वाले कॉरिडोर के पास से गुजरते, तो वो दरवाजे से कान लगाकर सुनते और अंदर से अब भी फ्लफी की डरावनी गुर्राहट सुनाई देती। इसका मतलब था कि पत्थर अभी भी सुरक्षित है। स्नैप अपनी हमेशा की तरह की चिड़चिड़ाहट और गुस्से में इधर-उधर घूमते रहते, जो इस बात का सबूत था कि सब ठीक है। जब भी हैरी की मुलाकात क्विरल से होती, वो उन्हें हल्की सी हिम्मत देने वाली मुस्कान देता। और रॉन अब तो क्लास में किसी को भी डांट देते अगर कोई क्विरल के हकलाने पर हंसता। लेकिन हरमाइनी का दिमाग अब जादुई पत्थर पर नहीं था। उसका सारा ध्यान पढ़ाई पर था। उसने बाकायदा कलर कोड वाले नोट्स और टाइम टेबल बना लिए थे। हैरी और रॉन को ये सब उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन दिक्कत ये थी कि हरमाइनी बार बार उन्हें भी ऐसा करने के लिए मजबूर करती। रॉन झल्लाकर बोला, हरमाइनी, अभी तो परीक्षाओं में बहुत टाइम है। हरमाइनी ने तेजी से जवाब दिया, बहुत टाइम? सिर्फ 10 हफ्ते बचे हैं। ये तो निकोलस फ्लेमेल की जिंदगी में 1 सेकंड जैसा है। रॉन हंसते हुए बोला, लेकिन हम 600 साल के तो नहीं हैं ना। और वैसे भी तू पहले से सब कुछ जानती है, फिर पढ़ाई किस लिए? हरमाइनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर हमने ये एग्जाम पास नहीं किए तो हम सेकंड ईयर में कैसे जाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो 1 महीने पहले ही पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए थी। पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है। दुर्भाग्य से लगता था कि सारे टीचर भी हरमाइनी जैसी सोच रहे थे। उन्होंने इतना ज्यादा होमवर्क दे दिया कि ईस्टर की छुट्टियां बिल्कुल भी क्रिसमस जैसी मजेदार नहीं रहीं। हर वक्त हरमाइनी पास बैठी रहती, कभी ड्रैगन के खून के 12 इस्तेमाल रखते हुए, तो कभी जादुई छड़ी की मूवमेंट्स प्रैक्टिस करते हुए। हैरी और रॉन अक्सर कराहते, जम्हाई लेते और फिर मजबूरी में हरमाइनी के साथ लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करते रहते। एक दिन रॉन बुरी तरह तंग आ गया। उसने अपनी कलम जोर से मेज पर पटकी और खिड़की से बाहर आसमान की तरफ लालसा भरी नजर से देखा। वो महीनों बाद का सबसे खूबसूरत दिन था। नीला, बिल्कुल साफ आसमान और हवाओं में गर्मियों की आहट। ये सब मैं कभी याद नहीं रख पाऊंगा, रॉन हताशा से बोला। हैरी उस समय 1000 मैजिकल हर्ब्स एंड फंजाई किताब में डिटनी ढूंढ रहा था। उसने ऊपर देखा भी नहीं। तभी रॉन अचानक बोला, अरे हैग्रिड, तुम लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो? हैरी ने सिर उठाया। हैग्रिड को देखते ही उसके चेहरे पर हैरानी फैल गई। हैग्रिड बड़े ही अजीब से अंदाज में अंदर आ रहे थे, अपने हाथों में कुछ छुपाने की कोशिश करते हुए।
उनका मोटा मोलस्किन कोट इस जगह और भी ज्यादा अटपटा लग रहा था। बस ऐसे ही देख रहा था, हैग्रिड ने टेढ़ी मेढ़ी आवाज में कहा। उनके लहजे ने तुरंत तीनों का ध्यान खींच लिया। उन्होंने शक भरी नजरों से तीनों को देखा और पूछा, और तुम लोग कहीं अभी भी निकोलस फ्लेमेल के पीछे तो नहीं पड़े हो? रॉन ने सीना चौड़ा करते हुए गर्व से कहा। अरे, हमें तो कब से पता है वो कौन है, और ये भी पता है कि वो कुत्ता किस चीज की रखवाली कर रहा है। ये तो फिलोसोफर्स स्टोन। चुप, हैग्रिड ने अचानक इधर उधर देखा और घबराकर फुसफुसाए। तुम्हें हो क्या गया है? ऐसी बातें चिल्लाकर कहते हो? हैरी ने धीरे से कहा। असल में हमें तो बस कुछ पूछना था। फ्लफी के अलावा और क्या चीजें उस पत्थर की रखवाली कर रही हैं? शेष, हैग्रिड ने फिर से डांटा। ये जगह ठीक नहीं है। बाद में मेरे पास आना। मैं कुछ बताने का वादा नहीं करता, लेकिन ऐसी बातें यहां मत करना। अगर किसी को शक हुआ तो सब यही सोचेंगे कि मैंने बताया है। हैरी ने सिर हिलाया। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। हैग्रिड जल्दी से वहां से निकल गए। तीनों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। हरमाइनी ने सोचा, आखिर वो अपने पीछे क्या छुपा रहे थे? रॉन की आंखों में चमक थी। उसने कहा, पता लगाने का एक ही तरीका है। देखते हैं वो किस सेक्शन में थे। वो तुरंत लाइब्रेरी की अलमारी की तरफ दौड़ा और कुछ देर बाद किताबों का ढेर लेकर लौटा। उसने उन्हें जोर से मेज पर पटका और फुसफुसाया। ड्रैगन। हैग्रिड ड्रैगन के बारे में पढ़ रहे थे। देखो ये किताबें, Dragon Species of Great Britain and Ireland, From Egg to Inferno, A Dragon Keeper's Guide। हैरी को याद आया, हैग्रिड ने तो मुझे पहली मुलाकात में ही बताया था कि उन्हें हमेशा से ड्रैगन चाहिए। रॉन ने गंभीर होकर कहा, लेकिन ये गैरकानूनी है। 1709 में वॉलॉक्स कन्वेंशन ने ड्रैगन ब्रीडिंग पर बैन लगा दिया था, वरना मगल्स सब देख लेंगे। और सबसे बड़ी बात, ड्रैगन को पालतू नहीं बनाया जा सकता। वो बहुत खतरनाक होते हैं। मेरा भाई चार्ली रोमानिया में ड्रैगन संभालता है। उसके शरीर पर जले हुए जख्म ही जख्म हैं। हैरी ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन ब्रिटेन में जंगली ड्रैगन तो नहीं होंगे, है ना? क्यों नहीं? रॉन ने कहा। वेल्श ग्रीन और हेब्रिडियन ब्लैक दोनों यहीं मिलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक को तो दिन रात उनकी वजह से मगल्स की याददाश्त मिटानी पड़ती है। हरमाइनी ने माथे पर शिकन डालकर कहा। तो हैग्रिड आखिर करने क्या जा रहे हैं? 1 घंटे बाद जब तीनों ने हैग्रिड की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो उन्हें ताज्जुब हुआ। सारे पर्दे खिंचे हुए थे। अंदर से आवाज आई, कौन है? हैग्रिड ने उन्हें अंदर आने दिया और फिर झटके से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर बहुत ज्यादा गर्मी थी। बाहर का मौसम तो सुहावना था, लेकिन झोपड़ी में आग धधक रही थी। हैग्रिड ने उन्हें चाय दी और साथ में स्टोट सैंडविच ऑफर किए, जिन्हें उन्होंने मना कर दिया। तो तुम लोग कुछ पूछना चाहते थे? हैग्रिड ने भारी आवाज में कहा। हैरी ने सीधे मुद्दे पर आकर कहा, हाँ, हम ये जानना चाहते थे कि फ्लफी के अलावा और क्या क्या चीजें उस स्टोन की रखवाली कर रही हैं। हैग्रिड ने हैरी की ओर भौहें सिकोड़ते हुए देखा। अरे, बिल्कुल नहीं बता सकता, उन्होंने गंभीरता से कहा। सबसे पहले तो मुझे खुद भी पूरा पता नहीं है, और दूसरी बात, तुम लोग पहले ही बहुत कुछ जानते हो, तो अगर मैं जानता भी होता तो भी नहीं बताता। वो स्टोन यहां किसी बहुत बड़े कारण से रखा गया है। उसे तो ग्रिंगॉट्स से चोरी होने ही वाला था। शायद तुम लोगों ने ये भी समझ लिया होगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम्हें फ्लफी के बारे में कैसे पता चला। हरमाइनी ने नरम, चापलूसी भरी आवाज में कहा। अरे हैग्रिड,
हो सकता है आप हमें बताना न चाहें, लेकिन आपको तो सब कुछ पता ही होता है। हम तो बस ये सोच रहे थे कि आखिर डंबलडोर ने किसे इतना भरोसेमंद समझा होगा कि उसे इस काम में शामिल किया। हैग्रिड की घनी दाढ़ी के नीचे से हल्की सी मुस्कान झलक उठी। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। हैरी और रॉन ने एक दूसरे को देखा और हरमाइनी की तारीफ करने के अंदाज पर मुस्कराए। चलो, इतना तो बता ही सकता हूं, हैग्रिड ने अपनी मोटी उंगलियों पर गिनते हुए कहा। देखो, फ्लफी तो मैंने दिया है। फिर प्रोफेसर स्प्राउट ने कुछ किया। प्रोफेसर फ्लिटविक ने भी। प्रोफेसर मैकोनागल। फिर क्विरल। और हाँ, डंबलडोर ने खुद भी अपना जादू लगाया है। अरे, किसी का नाम तो छूट रहा है। उन्होंने माथे पर हाथ मारा। हाँ, प्रोफेसर स्नैप। स्नैप, हैरी, रॉन और हरमाइनी लगभग एक साथ बोले। हाँ, क्यों? अब तुम लोग फिर वही शक की बातें तो नहीं शुरू कर रहे? देखो, स्नैप ने पत्थर की रक्षा में मदद की है, वो उसे चुराने वालों में से बिल्कुल नहीं है। लेकिन हैरी जानता था कि उसी वक्त उसके मन में वही ख्याल आ रहा है जो रॉन और हरमाइनी के मन में था। अगर स्नैप भी इस काम में शामिल था, तो हो सकता है उसने बाकी शिक्षकों की सुरक्षा को भी आसानी से समझ लिया हो। शायद उसे सब कुछ पता हो, सिवाय एक चीज के, क्विरल का जादू और फ्लफी को पार करने का तरीका। हैरी ने जल्दी से पूछा। हैग्रिड, फ्लफी से कैसे पार पाया जाए, ये तो सिर्फ आपको ही पता है ना? और आप किसी को नहीं बताएंगे, है ना? यहां तक कि किसी टीचर को भी नहीं? हैग्रिड गर्व से बोले। अरे नहीं, ये बात तो सिर्फ मुझे और डंबलडोर को ही पता है, और किसी को नहीं। खैर, ये तो कुछ राहत की बात है, हैरी ने धीरे से बाकी दोनों से कहा। फिर ऊबते हुए बोला, हैग्रिड, क्या हम खिड़की खोल सकते हैं? बहुत गर्मी हो रही है। नहीं, हैरी, माफ करना, हैग्रिड ने झट से जवाब दिया। उनकी आंखें अनजाने में आग की तरफ चली गईं। हैरी ने गौर से देखा और तभी उसकी निगाह भी आग के पास पड़ी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हैग्रिड, वो क्या है? लेकिन हैरी पहले से ही समझ चुका था। आग की तपिश के बीच, केतली के नीचे, एक विशाल काला अंडा पड़ा था। हैग्रिड घबरा गए। उन्होंने अपनी दाढ़ी को उंगलियों से सहलाते हुए कहा, अरे, वो। रॉन तुरंत झुककर अंडे को और पास से देखने लगा। हैग्रिड, ये तो ड्रैगन का अंडा है। ये तो बहुत महंगा होगा। कहां से लाए? हैग्रिड ने हकलाते हुए कहा। जीता है। कल रात गांव में बैठा था, थोड़े पेग लगाए थे। फिर एक अजनबी के साथ ताश खेलने लगा। उसने ही दे दिया। लगता है उसे छुटकारा पाकर राहत मिली। हरमाइनी ने चौंक कर पूछा, लेकिन जब ये निकलेगा तो आप करेंगे क्या? हैग्रिड तुरंत उठे और अपने तकिए के नीचे से एक मोटी किताब निकाल लाई। गर्व से बोले, मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है। ड्रैगन ब्रीडिंग फॉर प्लेजर एंड प्रॉफिट। थोड़ी पुरानी है, पर सब कुछ इसमें लिखा है। देखो, अंडे को आग में रखना पड़ता है क्योंकि उनकी माएं उस पर सांस लेती हैं। और जब बच्चा निकलेगा तो हर आधे घंटे में उसे एक बाल्टी ब्रांडी और मुर्गे का खून देना होगा। और देखो, इसमें अंडे पहचानने के तरीके भी दिए हैं। ये जो मेरे पास है ना, ये नॉर्वेजियन रिजबैक है। बहुत दुर्लभ प्रजाति। हैग्रिड की आंखों में चमक थी। वो बहुत खुश लग रहे थे। लेकिन हरमाइनी का चेहरा सख्त हो गया। हैग्रिड, आप लकड़ी के घर में रहते हैं, उसने गुस्से से कहा। हैग्रिड ने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो खुशी खुशी गुनगुना रहे थे और आग में लकड़ी डाल रहे थे।
अब तीनों दोस्तों के पास चिंता का एक और कारण था। अगर किसी ने पता लगा लिया कि हैग्रिड अपनी झोपड़ी में गैरकानूनी ड्रैगन पाल रहे हैं, तो उनका क्या होगा? रॉन ने थकान भरी सांस छोड़ते हुए कहा, कभी सोचता हूं हमारी जिंदगी में चैन भी आएगा या नहीं। लेकिन चैन कहाँ? हर शाम तीनों को ढेर सारा होमवर्क करना पड़ता और हरमाइनी तो अब उनके लिए भी स्टडी शेड्यूल बनाने लगी थी। फिर एक सुबह नाश्ते के वक्त हैरी के पास हेडविग आई। उसके पैरों में हैग्रिड का छोटा सा नोट बंधा था। सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, इट्स हैचिंग। रॉन की आंखों में उत्साह की चमक दौड़ गई। चलो हर्बोलॉजी छोड़ते हैं और सीधे वहीं चलते हैं। लेकिन हरमाइनी भड़क गई, नहीं, क्लास छोड़कर वहां जाना, हम पकड़े गए तो? रॉन जिद करने लगा। अरे हरमाइनी, सोचो, जिंदगी में कितनी बार हमें ड्रैगन का बच्चा निकलते हुए देखने का मौका मिलेगा। हरमाइनी ने होंठ भींचकर कहा, मुझे तो ज्यादा फिक्र इस बात की है कि हैग्रिड पकड़े गए तो उनका क्या होगा। चुप रहो, हैरी ने अचानक फुसफुसाते हुए कहा। उनकी नजर पास खड़े ड्रेको मैल्फॉय पर पड़ी। वो बिल्कुल वहीं खड़ा था और ध्यान से सुन रहा था। हैरी का दिल डूब गया। मैल्फॉय के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रॉन और हरमाइनी क्लास तक जाते जाते बहस करते रहे। आखिरकार तय हुआ कि सुबह की छुट्टी में वो सब हैग्रिड के पास जाएंगे। जैसे ही क्लास खत्म हुई और घंटी बजी, तीनों ने अपने औजार छोड़ दिए और तेजी से जंगल के किनारे पर हैग्रिड की झोपड़ी की ओर भागे। हैग्रिड दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहे थे। उनका चेहरा लाल और उत्साह से भरा हुआ था। जल्दी आओ, ये निकलने ही वाला है। अंदर टेबल पर अंडा रखा था। उस पर गहरी दरारें पड़ चुकी थी। अंदर कुछ हलचल हो रही थी और उससे अजीब सी क्लिक क्लिक की आवाज निकल रही थी। तीनों ने अपनी कुर्सियां खींचकर टेबल के पास लगा दी। सांसें थामे वो घूरते रहे। अचानक खरोंचने की आवाज आई और अंडा फट गया। टेबल पर एक छोटा सा ड्रैगन फड़फड़ाता हुआ बाहर निकला। हैरी ने हैरत से देखा, वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना काला छाता सिकुड़कर जमीन पर पड़ा हो। उसके कांटेदार पंख उसके पतले शरीर से कहीं ज्यादा बड़े थे। लंबी थूथन, चौड़ी नथुने, छोटे छोटे सींग और बाहर को निकली हुई नारंगी आंखें। उसने अचानक छींक दी और उसकी नाक से चिंगारियां निकली। हैग्रिड की आंखें भर आईं। उन्होंने भावुक होकर फुसफुसाया, कितना सुंदर है ना। वो झुककर उसके सिर को सहलाने लगे। ड्रैगन ने पलटकर उनकी उंगलियों पर झपट्टा मारा और नुकीले दांत दिखाए। हैग्रिड ने ड्रैगन के बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, अरे देखो जरा, समझ गया ना, ये अपनी मम्मी को पहचानता है। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन हरमाइनी का चेहरा चिंता से भर गया। हैग्रिड, ये बताओ, नॉर्वेजियन रिजबैक कितनी तेजी से बड़े होते हैं? हैग्रिड उसके सवाल का जवाब देने ही वाला था कि अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो घबराकर खिड़की की ओर भागा और झटके से पर्दे के पास झुका। क्या हुआ? हैरी ने तुरंत पूछा। कोई झांक रहा था पर्दे के बीच से, कोई बच्चा, और अब वो भागकर स्कूल की तरफ जा रहा है। हैरी दरवाजे की तरफ दौड़ा और बाहर झांका। दूरी से भी साफ नजर आ रहा था, ड्रेको मैल्फॉय। उसने सब कुछ देख लिया था। अगले पूरे हफ्ते मैल्फॉय के चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कान मंडराती रही, उसने हैरी, रॉन और हरमाइनी के दिलों की धड़कनें तेज कर दी। वो अक्सर हैग्रिड की झोपड़ी में अंधेरे में बैठकर उससे समझाने की कोशिश करते। हैग्रिड, प्लीज, इसे छोड़ दो, इसे आजाद कर दो, हैरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन हैग्रिड हठी अंदाज में बोला, नहीं, ये अभी बहुत छोटा है, बाहर छोड़ दिया तो मर जाएगा। उन्होंने ड्रैगन की ओर देखा,
अब वो पहले से 3 गुना बड़ा हो चुका था। उसकी नथुनों से धुआं निकलता रहता, झोपड़ी में ब्रांडी की खाली बोतलें और मुर्गियों के पंख बिखरे पड़े रहते। हैग्रिड अपना असली काम तक भूल चुका था। मैंने इसका नाम रख दिया है नॉर्बर्ट। हैग्रिड ने भावुक होकर कहा, वो मुझे सच में पहचानता है। देखो, नॉर्बर्ट। नॉर्बर्ट कहाँ है मम्मी? रॉन ने धीरे से हैरी के कान में फुसफुसाया। ये तो पागल हो गया है। हैग्रिड, हैरी ने ऊंची आवाज में कहा, 2 हफ्तों में नॉर्बर्ट तुम्हारे घर जितना बड़ा हो जाएगा और मैलफॉय कभी भी डंबलडोर तक पहुंच सकता है। हैग्रिड ने होंठ काटे। मैं जानता हूं कि इसे हमेशा नहीं रख सकता, लेकिन इसे ऐसे ही छोड़ भी तो नहीं सकता। तभी हैरी की आंखें चमकी। उसने रॉन की ओर मुड़ते हुए कहा, चार्ली। रॉन चौंका। क्या? मैं तो रॉन हूं। पगला गया है क्या? नहीं, चार्ली, तुम्हारा भाई। रोमानिया में। वो तो ड्रैगन्स की पढ़ाई कर रहा है ना? हम नॉर्बर्ट को उसके पास भेज सकते हैं। वो इसका ख्याल रखेगा और फिर इसे जंगल में आजाद कर देगा। रॉन की आंखें चमक उठीं। कमाल का आइडिया। बोलो हैग्रिड, कैसा है? थोड़ी नानुकुर के बाद आखिरकार हैग्रिड मान गया और उन्होंने चार्ली को खत भेजने का तय किया। अगला हफ्ता बेहद धीरे धीरे बीता। बुधवार की रात को, जब सब सो चुके थे, हरमाइनी और हैरी कॉमन रूम में अकेले बैठे थे। तभी अचानक पोर्ट्रेट होल खुला और कोई अंदर घुसा। रॉन। उसने हैरी की इनविजिबिलिटी क्लोक उतारी और गुस्से में हाथ दिखाया। उसकी हथेली पर खून से लथपथ रुमाल बंधा था। उसने मुझे काट लिया, रॉन कराहते हुए बोला। मैं तो हफ्ते भर कलम नहीं पकड़ पाऊंगा। मैं कसम खाता हूं, वो ड्रैगन सबसे घटिया जानवर है। और ऊपर से हैग्रिड उसे ऐसा ट्रीट कर रहा है जैसे कोई प्यारा सा खरगोश हो। जब उसने मुझे काटा तो मुझे ही डांटने लगा कि मैंने उसे डराया क्यों। और जब मैं निकला तो वो उसे लोरी गा रहा था। अचानक खिड़की पर हल्की सी टकटक हुई। हेडविग, हैरी उछल पड़ा। ये चार्ली का जवाब लाई है। तीनों ने सिर जोड़कर खत पढ़ा। प्रिय रॉन, तुम्हारा खत मिला। मैं खुशी से नॉर्वेजियन रिजबैक ले लूंगा, लेकिन उसे यहां लाना आसान नहीं है। मेरे कुछ दोस्त अगले हफ्ते मिलने आ रहे हैं। सबसे अच्छा यही होगा कि वो नॉर्बर्ट को ले जाए, लेकिन ध्यान रहे, उन्हें किसी ने देखते नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन पालना गैरकानूनी है। क्या तुम शनिवार रात को आधी रात के समय उसे सबसे ऊंचे टॉवर तक पहुंचा सकते हो? वो वहां से उसे ले जाएंगे। जवाब जल्दी भेजना। प्यार, चार्ली। खत पढ़कर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारे पास इनविजिबिलिटी क्लोक है, हैरी बोला। 2 लोग और नॉर्बर्ट को ढकने के लिए काफी बड़ी है। मुश्किल नहीं होगा। इतनी टेंशन झेलने के बाद रॉन और हरमाइनी ने तुरंत हामी भर दी। अब उन्हें किसी भी कीमत पर नॉर्बर्ट और मैलफॉय से छुटकारा पाना था। लेकिन अगली सुबह नई मुसीबत खड़ी हो गई। रॉन का हाथ, जहां नॉर्बर्ट ने काटा था, अब 2 गुना फूल चुका था। उसे समझ नहीं आया कि मैडम पॉम्फ्रे के पास जाए या नहीं। क्या वो पहचान लेगी कि ये ड्रैगन का काटा है? दोपहर तक हालत इतनी बिगड़ गई कि और कोई रास्ता ही नहीं बचा। उसका घाव हरे रंग का हो गया था, जैसे जहर फैल रहा हो। शाम को हैरी और हरमाइनी हॉस्पिटल विंग पहुंचे तो रॉन बिस्तर पर बुरी तरह तड़प रहा था। वो धीमी आवाज में बोला, यह सिर्फ मेरा हाथ नहीं है। मैलफॉय ने मैडम पॉम्फ्रे से कहा कि उसे मेरी कोई किताब लेनी है। असल में वो मुझे चिढ़ाने आया था। वो बार बार धमका रहा है कि असली वजह बता देगा। मैंने कह दिया कि मुझे कुत्ते ने काटा है, लेकिन शायद उसे शक हो गया है। मैं काश उस दिन क्विडिच मैच में मैलफॉय को मारा ना होता।
अब ये सब उसी की वजह से हो रहा है। हैरी और हरमाइनी उसे शांत करने लगे। सब खत्म हो जाएगा शनिवार रात को 12 बजे, हरमाइनी ने कहा। लेकिन यह सुनकर रॉन और भी घबरा गया। वो पसीने पसीने होकर सीधे उठ बैठा। शनिवार की आधी रात, रॉन ने भर्राई हुई आवाज में कहा। उसके चेहरे पर पसीना छलक आया। हे भगवान! मुझे अभी याद आया। चार्ली का खत उसी किताब में था जिसे मैल्फॉय ने उठा लिया। अब तो उसे सब पता चल जाएगा कि हम नॉर्बर्ट से छुटकारा पाने वाले हैं। हैरी और हरमाइनी कुछ कह पाते उससे पहले ही मैडम पॉम्फ्रे उनके पास आ गईं और उन्हें कमरे से बाहर निकालते हुए बोलीं। बस अब रॉन को आराम की जरूरत है, तुम दोनों निकलो। कॉमन रूम की तरफ जाते हुए हैरी ने धीमी आवाज में हरमाइनी से कहा। अब प्लान बदलना मुमकिन नहीं है। हमारे पास चार्ली को दूसरा उल्लू भेजने का टाइम नहीं है। ये शायद नॉर्बर्ट से छुटकारा पाने का आखिरी मौका है। हमें रिस्क लेना ही होगा। और सबसे बड़ी बात, मैल्फॉय को इनविजिबिलिटी क्लोक के बारे में तो पता ही नहीं। अगले दिन जब वो हैग्रिड को बताने पहुंचे तो उन्होंने फेंग को बाहर बंधा पाया। बेचारा बड़े सूने चेहरे से बैठा था, उसकी पूंछ पर पट्टी बंधी थी। हैग्रिड ने खिड़की खोलकर भारी सांस लेते हुए कहा, अंदर नहीं बुला सकता। नॉर्बर्ट अभी बहुत नाजुक स्टेज पर है। पर टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने चार्ली का खत बताया, हैग्रिड की आंखों में आंसू छलक आए। शायद वो नॉर्बर्ट की वजह से भावुक था, या शायद इसलिए कि अभी अभी नॉर्बर्ट ने उसकी टांग पर काट लिया था। आह! अरे कोई बात नहीं, बस बूट ही काटा है। खेल रहा था बस। आखिर बच्चा ही तो है। इसी पल नॉर्बर्ट ने अपनी मोटी पूंछ दीवार पर पटकी और पूरी झोपड़ी हिल गई। हैरी और हरमाइनी जब लौटे तो उनके दिल में एक ही ख्याल था, काश शनिवार जल्दी आ जाए। शनिवार की रात बेहद घुप अंधेरी और बादलों से ढकी हुई थी। दोनों को हैग्रिड की झोपड़ी तक पहुंचने में देरी हो गई, क्योंकि एंट्रेंस हॉल में पीव्ज दीवार से टकराकर टेनिस खेल रहा था और उन्हें उसके हटने का इंतजार करना पड़ा। आखिरकार जब वे पहुंचे तो हैग्रिड नॉर्बर्ट को एक बड़े लकड़ी के क्रेट में पैक कर चुका था। उसकी आवाज भारी और गीली लग रही थी। मैंने उसके सफर के लिए ढेर सारे चूहे और थोड़ी ब्रांडी रख दी है। और हाँ, उसका टेडी बियर भी पैक कर दिया, कहीं अकेला महसूस ना करे। क्रेट के अंदर से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे कोई खिलौने का सिर फाड़ रहा हो। हैग्रिड का गला भर आया। अलविदा नॉर्बर्ट, तेरी मम्मी तुझे कभी नहीं भूलेगी। हैरी और हरमाइनी ने क्रेट को इनविजिबिलिटी क्लोक से ढक दिया और खुद भी उसके नीचे समा गए। कैसे वो क्रेट को झोपड़ी से निकालकर महल की सीढ़ियों पर ले आए, वो खुद भी नहीं समझ पाए। भारी भरकम लकड़ी के उस बक्से को संगमरमर की सीढ़ियों पर खींचते धकेलते हुए उनकी सांसें फूल गईं। आधी रात नजदीक आती जा रही थी। लगभग पहुंच गए, हैरी ने हाफते हुए कहा जब वे सबसे ऊंचे टॉवर की ओर जाने वाले गलियारे में पहुंचे। लेकिन तभी अचानक सामने से कोई हरकत हुई। दोनों ने घबराकर क्रेट लगभग गिरा ही दिया। वे साए में दुबक गए, हालांकि उन्हें याद भी नहीं रहा कि वो पहले ही अदृश्य हैं। अंधेरे में दो आकृतियां आपस में जूझ रही थीं। तभी एक लालटेन चमकी और उन्होंने साफ देखा प्रोफेसर मैकोनागल। वो टार्टन बाथरोब और हेयरनेट पहने मैल्फॉय को कान से पकड़े खड़ी थी। डिटेंशन, वो गुस्से से गरजी। और स्लिदरिन से 20 पॉइंट कटेंगे। रात के बीच में यूं भटक रहे हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैल्फॉय छटपटाता हुआ बोला। नहीं प्रोफेसर, आप समझ नहीं रही। हैरी पॉटर आ रहा है। उसके पास ड्रैगन है। मैकोनागल की आंखें और सिकुड़ गईं। कितनी बेहुदगी की बातें कर रहे हो। झूठ बोलने की भी हद होती है।
अब चलो, मुझे प्रोफेसर स्नेप से मिलवाना पड़ेगा। हैरी और हरमाइनी का दिल हल्का हो गया। बाकी की खड़ी सीढ़ियां चढ़ना अब उन्हें बिल्कुल आसान लगा। जब वे टॉवर के सबसे ऊपर खुले आसमान में पहुंचे तो उन्होंने राहत की सांस ली और क्लोक हटा दी। ठंडी हवा उनके चेहरों से टकराई। हरमाइनी इतनी खुश हुई कि उसने छोटा सा डांस कर डाला। मैल्फॉय को डिटेंशन मिल गया। कसम से, मेरा गाने का मन कर रहा है। हैरी हंसते हुए बोला, बस करो, वरना कोई और सुन लेगा। क्रेट के भीतर नॉर्बर्ट जोर जोर से धड़धड़ाने लगा। 10 मिनट बाद अंधेरे आकाश से 4 झाड़ू पर सवार आकृतियां उतरी। ये थे चार्ली के दोस्त, हंसमुख, ताकतवर और मदद को तैयार। उन्होंने एक मजबूत हार्नेस निकाला और बड़े ध्यान से नॉर्बर्ट को उसमें बांधा ताकि चारों झाड़ुओं के बीच उसे सुरक्षित लटकाया जा सके। हैरी और हरमाइनी ने उनका शुक्रिया अदा किया। और फिर नॉर्बर्ट धीरे धीरे रात के आसमान में गायब हो गया। वो गया, हमेशा के लिए चला गया। दोनों हल्के दिल से वापस सीढ़ियां उतरने लगे। अब न कोई ड्रैगन, न मैल्फॉय की चिंता। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरकर गलियारे में पहुंचे, अचानक अंधेरे में से एक चेहरा उभरा। लालटेन की हल्की रोशनी में उसकी टेढ़ी मुस्कान दिखाई दी। फिल्च, वो फुसफुसाया। अच्छा, तो हम लोग बड़ी मुसीबत में हैं। हैरी और हरमाइनी के चेहरे का रंग उड़ गया। और तभी उन्हें याद आया, इनविजिबिलिटी क्लोक। वो तो टॉवर की छत पर ही छूट गई थी। और इसी पल पर उनकी किस्मत का नया मोड़ शुरू हुआ। ड्रैगन से छुटकारा पाना जितना मुश्किल था, असली मुसीबत अब उनके सामने खड़ी थी। कहानी यहीं रुकती है, लेकिन हवा में अब भी टकराव की आहट गूंज रही है। क्योंकि हॉगवर्ट्स की रातें हमेशा रहस्यमयी होती हैं। तो दोस्तों, ये था नॉर्बर्ट का किस्सा। एक ड्रैगन जिसकी वजह से हमारे नन्हे जादूगरों की जान संकट में पड़ी। पर सच ये है कि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। आगे क्या होगा? किस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा हैरी, रॉन और हरमाइनी को? ये जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि हॉगवर्ट्स की जादुई दुनिया में हर मोड़ पर नया राज छुपा है।